हेलो दोस्तों, पैरामाउंट कंपटीशन क्रैकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका जीके जीएस शिक्षक मृत्युंजय। चलिए अब पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है कि रूपसी हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इसका जवाब है कि असम के धुबरी जिले के रूपसी शहर में यह हवाई अड्डा स्थित है। तो याद रखिएगा, रूपसी हवाई अड्डा असम के धुबरी जिले के रूपसी शहर में स्थित है। ये कई बार पूछ चुका है तो इसको याद रखिएगा। एक महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है नॉर्थ ईस्ट का। भारत के किस राज्य ने पहली बार कानून बनाकर चेहरे पर मास्क पहनना कानूनन जरूरी बना दिया? अगर आप नहीं पहनते हैं तो इसके लिए आपके खिलाफ प्यूनिटिव एक्शन लिया जा सकता है, आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। ऐसा कानून किस राज्य ने बनाया? तो याद रखिएगा, राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने चेहरे पर मास्क पहनने की अनिवार्यता के लिए कानून बनाया। दोस्तों अगला सवाल है कि बीज बचाओ आंदोलन, आपने इसका नाम शायद सुना जरूर होगा अगर आप परीक्षा की तैयारी करते हैं। तो बीज बचाओ आंदोलन किस प्रांत में, भारत के किस राज्य में शुरू किया गया था? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि उस समय के उत्तर प्रदेश और वर्तमान के उत्तराखंड राज्य में बीज बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई थी विजय जड़धारी नामक एक व्यक्ति के द्वारा 1987 में। विजय जड़धारी नामक एक व्यक्ति ने 1987 में बीज बचाओ आंदोलन शुरू किया था। इसका उद्देश्य सिर्फ बीजों को बचाना ही सिर्फ नहीं था, बल्कि पहाड़ी क्षेत्र में जो वहां का कृषि कल्चर है, जो पशुपालन का कल्चर है, उस कल्चर के संरक्षण के लिए यह आंदोलन शुरू किया गया था विजय जड़धारी नामक एक व्यक्ति के द्वारा। और उस व्यक्ति ने यह नारा दिया था कि जितना हो सके उतना जरूर अनाज खाओ, अपना पैदा किया हुआ, लेकिन उसी के एक हिस्से को बीज के रूप में बचाओ, ताकि जो फसलों की नस्ल है, जो स्थानीय नस्ल है, वह बरकरार रहे। तो इस उद्देश्य से बीज बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था उत्तराखंड राज्य में। दोस्तों संविधान के किस हिस्से में पशुओं के प्रति क्रूरता यानी क्रुएलिटी अगेंस्ट एनिमल्स को रोकने का उल्लेख है? तो याद रखिएगा कि पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने का उल्लेख है भारतीय संविधान की जो 3 सूचियां हैं उनमें तीसरी अनुसूची, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची, उसकी प्रविष्टि संख्या 17 यानी उसका जो 17वां पॉइंट है, 17वां जो सेक्शन है, उसमें इस बात का उल्लेख है कि पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम की जाए। और इसी पर आधारित है 1960 में बना कानून प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी अगेंस्ट एनिमल्स। एक संवैधानिक संस्था बनाई गई है जिसका नाम है प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपटीशन कमीशन। तो दोस्तों कंपटीशन कमीशन यानी प्रतिस्पर्धा आयोग एक ऐसी संवैधानिक संस्था है जो बाजार और व्यापार के क्षेत्र में किसी भी तरह की गड़बड़ी को, कंपटीशन से संबंधित, यानी कई कंपनियां हैं जो दूसरी कंपनियों के अपने प्रतिस्पर्धी कंपनियों यानी कॉम्पिटिटिव कंपनियों के प्रोडक्ट के खिलाफ अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा बाजार में फैलाने के लिए भ्रामक प्रचार कर सकती हैं, अपने उत्पादों को लेकर गलत दावे कर सकती हैं, जिससे कि उपभोक्ताओं को यानी कंज्यूमर्स को गुमराह किया जा सके और उनसे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। तो इसी बात को रोकने के लिए कौन सी संस्था काम करती है? तो इसको रोकने के लिए जो संवैधानिक संस्था काम करती है उसका नाम है कंपटीशन कमीशन। कंपटीशन कमीशन का उद्देश्य है गलत व्यापारिक और बाजार गतिविधियों को रोकना, और अगर ऐसा कोई कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन लेना, उनके खिलाफ जुर्माना लगाना। दोस्तों कंपटीशन कमीशन के कई कामों में एक काम यह भी शामिल है कि वह किसी भी कंपनी द्वारा बाजार में मोनोपोली यानी एकाधिकार अगर स्थापित करने की कोशिश की जाती है किसी भी कंपनी के द्वारा, तो कंपटीशन कमीशन उसे भी रोकने की कोशिश करता है। यानी आप किसी तरीके को, हथकंडे को अपना करके बाजार पर एकाधिकार स्थापित नहीं कर सकते, बल्कि एक फेयर तरीके से बाजार में व्यापार करने की छूट हर किसी को होनी चाहिए, हर किसी को मिलनी चाहिए। इस बात को सुनिश्चित करने वाला जो मंत्रालय है, वो मंत्रालय है, जो संस्था है, उस संस्था का नाम है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। इसकी स्थापना कब की गई थी? अब सवाल उठता है कि प्रतिस्पर्धा आयोग का
की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना हालांकि की गई थी सन 2002 में, लेकिन यह फुल्ली फंक्शनल हुआ है 2009 से। याद रखिएगा कि कंपटीशन कमीशन की स्थापना हुई थी 2002 में, लेकिन इस संस्था ने पूरी तरह से काम करना शुरू किया है 2009 से। वर्तमान में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? तो वर्तमान में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की चेयरमैन है रवनीत कौर। ये पहली महिला आईएएस अधिकारी हैं, यानी ये पहली कोई महिला है जो कंपटीशन कमीशन की अध्यक्ष बनी है, और ये एक आईएएस रैंक की अधिकारी हैं, रवनीत कौर, याद रखिएगा। दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है कि राजस्थान के खेतरी की खाने, खेतरी एक जगह है राजस्थान में, तो वहां जो खाने हैं, उन खान यानी माइंस, तो उन माइंस से किस चीज की खुदाई प्रचुर मात्रा में होती है? तो याद रखिएगा कि राजस्थान के खेतड़ी की खाने तांबे के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं, यानी वहां पर भारत में सबसे ज्यादा तांबे का उत्पादन या खनन वहीं से होता है, खेतड़ी की खानों से, जो राजस्थान में स्थित है। तो याद रखिएगा इसको। स्टैटिस्टिक्स का भारत की तरक्की में बहुत ही बड़ा योगदान है, या किसी भी देश की तरक्की में बहुत बड़ा योगदान है। सवाल उठता है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे किस दिन मनाया जाता है? हर साल मनाया जाता है। तो आप याद रखिएगा कि 29 जून को, 29 जून हर वर्ष मनाया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। कब मनाया जाता है? तो 29 जून को। 29 जून 1893 को भारत के एक महान मैथमेटिशियन, एक महान स्टैटिशियन का जन्म हुआ था, जिनका नाम था प्रशांत चंद्र महालनोबिस, पीसी महालनोबिस। उनका भारत की योजनाओं को शुरू करने में, भारत जानते हैं कि शुरुआत में 2014 तक योजनाओं पर आधारित अर्थव्यवस्था हमारी चलती थी, और हर पंचवर्षीय योजना में एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता था, और रिसोर्सेज कैसे जुटाए जाएंगे इसको लेकर के एक रणनीति बनाई जाती थी, ताकि विकास की वो एक ओवरऑल एक मुकम्मल रणनीति होती थी। तो इसकी शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस, यानी पीसी महालनोबिस। महालनोबिस को याद रखिएगा, भारत में जो योजना का स्वरूप रहा है उसको महालनोबिस मॉडल भी कहा जाता है। भारत में जो सांख्यिकी का जो स्वरूप रहा है, आंकड़ों को इकट्ठा करने का जो तौर तरीका रहा है, उसको भी महालनोबिस मॉडल के नाम से ही हम लोग जानते हैं। भारत की एक संस्था है इंडियन स्टैटिस्टिकल कमीशन, तो इसकी स्थापना में भी जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी वो किसके द्वारा? प्रशांत चंद्र महालनोबिस के द्वारा। तो याद रखिएगा कि भारत में सांख्यिकी से संबंधित, आजाद भारत में सांख्यिकी से संबंधित जो महान काम हुए हैं, और देश के विभिन्न हिस्सों में प्रगति के जो आंकड़े इकट्ठे किए गए, उनका एनालिसिस करने का जो टोटल प्रक्रिया रहा है, सैंपल सर्वेइंग का काम जो रहा है, इन सब को शुरू करने में पीसी महालनोबिस की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और उन्हीं की याद में 29 जून को हर साल मनाया जाता है। यह नाम कभी मत भूलिएगा। पीसी महालनोबिस की जन्मदिन के दिन ही 29 जून हर वर्ष मनाया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। कोरल का मतलब मूंगे की चट्टानें भी कहते हैं, प्रवाल की चट्टानें भी कहते हैं। तो एक कोरल द्वीप है, उसका नाम है अतफू प्रवाल द्वीप। तो ये किस महासागर में स्थित है? सवाल उठता है कि अतफू कोरल द्वीप यानी अतफू कोरल आइलैंड, ये किस महासागर में स्थित है? तो याद रखिएगा कि अतफू कोरल आइलैंड यह स्थित है दक्षिण पैसिफिक ओशियन में, दक्षिण प्रशांत महासागर में यह स्थित है। तो मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन यानी सहयोग संगठन जो है, इस संगठन के सदस्य देश कितने हैं इसके बारे में हम आपको बता दें। इसके 6 सदस्य देश हैं, कंबोडिया, भारत, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम। तो ये टोटल कुल 6 देश हैं। तो ये टोटल 6 देश हैं जिन्होंने इस संगठन के जरिए एक दूसरे को जोड़ा है। इसका नाम है मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन। दोस्तों, सवाल उठता है कि मेकॉन्ग क्या है? गंगा तो आप जानते हैं कि भारत की एक प्रमुख नदी है, सबसे प्रमुख नदी है, लेकिन इसमें मेकॉन्ग क्या है? तो दोस्तों, लाओस जो पूर्वी एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है, तो उसी लाओस की राजधानी है वेंशियन, जिसको कहते हैं, कई लोग इसको वियंतियान भी पढ़ते हैं। वहां की राजधानी वियंतियान ये मेकॉन्ग नदी तट पर ही स्थित है। और लाओस की राजधानी
वेंचियन या वेंतियान में ही एक समझौते के तहत इन 6 देशों ने इस सहयोग संगठन की स्थापना की थी। तो इसमें महत्वपूर्ण रूप से भारत की एक नदी का नाम लिया गया और दूसरी लाओस की जो नदी है मेकोंग, उसका नाम लेकर के इस संगठन को नाम दिया गया है मेकोंग गंगा कोऑपरेशन। हालांकि इसका मूल उद्देश्य है कि एक दूसरे के देशों में एक दूसरे के नागरिकों के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, पारस्परिक आवागमन की सुविधा प्रदान की जाएगी और एक दूसरे के युवकों को, नौजवानों को एक दूसरे के यहाँ पढ़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें भी मुहैया कराई जाएंगी और साथ ही साथ सांस्कृतिक सहयोग भी आपस में इन देशों के बीच बढ़ाया जाएगा। दोस्तों, एक प्रश्न है 2+2 डायलॉग क्या है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में 2+2 एक डायलॉग की एक महत्वपूर्ण भूमिका देखी जा रही है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इसके सदस्य देशों के तौर पे दुनिया के 5 महत्वपूर्ण देश शामिल हैं इसमें। इनमें एक है भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और रूस। दोस्तों, आपने एक रिपोर्ट का नाम सुना होगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा जारी किया जाता है? तो याद रखिएगा कि यह रिपोर्ट जारी किया जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। अब इसमें होता क्या है? तो इस रिपोर्ट के माध्यम से जान लीजिए कि यह रिपोर्ट वर्ष में हर साल 2 बार निकाली जाती है और इसमें एक तरह का एक अनुमान पेश किया जाता है कि विश्व अर्थव्यवस्था के विकास का दर क्या होगा और दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में और देशों में विकास की जो गति होगी, यानी जो जिसको हम लोग आमतौर पे जीडीपी के तौर पे निकालते हैं, जिसको समझने के लिए मोटे तौर पे, तो उसका जो दर होगा वो कैसा रहेगा। यानी कोई देश आर्थिक तौर पे जो तरक्की कर रहा है उस तरक्की का स्पीड क्या होगा, उसका जो पेस होगा वो क्या होगा। इसी बात को रेखांकित किया जाता है किसमें? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा हर वर्ष 2 बार जारी किया जाता है। अगर आपसे पूछ दिया गया कि इसका संबंध किससे है, तो ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट से इसका संबंध है, यानी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रगति या विकास से इसका संबंध है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास से इस रिपोर्ट का संबंध है, यह याद रखिएगा। दोस्तों, एक प्रश्न है कि नेपाल की पहली बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में कहां से शुरू होती है? नेपाल को पेट्रोल की सप्लाई, पहले आपको स्पष्ट है इस सवाल से ही कि बिहार से होती है। अब बिहार के किस स्थान से नेपाल को पेट्रोल की सप्लाई होती है? ये जो पहला अंतर्राष्ट्रीय पाइपलाइन है यानी 2 देशों के बीच, तो भारत के बिहार प्रांत से एक पाइपलाइन दी गई है नेपाल में। तो ये कहां से शुरू होकर के और नेपाल में कहां तक पहुंचती है? तो याद रखिएगा कि बिहार में एक पेट्रोल रिफाइनरी है, इस पेट्रोलियम रिफाइनरी है, उसका नाम है बरौनी रिफाइनरी, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहां से एक पाइपलाइन, यहां की जो पाइपलाइन है वो शुरू होती है मोतिहारी से। मोतिहारी जो कि चंपारण जिले का हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, तो वहां से ये पाइपलाइन शुरू होती है और पहुंचती है नेपाल के अमलेखगंज तक। नेपाल के अमलेखगंज और मोतिहारी के बीच एक बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन या अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन स्थापित की गई है। भारत के मोतिहारी से पहुंचती है नेपाल के अमलेखगंज तक, जहां पर नेपाल को पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई की जाती है। तो इसको याद रखिएगा, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, ये थे आज के कई महत्वपूर्ण सवाल। मैं मानता हूं, मैं ऐसा समझता हूं कि ये प्रश्न काफी उपयोगी साबित होंगे आपके लिए आगामी परीक्षाओं के लिए। तो इन प्रश्नों को अच्छे से आप लोग पढ़िएगा, इनको अच्छे से याद करिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिएगा, प्रमोट करिएगा और आप अपनी राय हमें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स दे करके। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।